classes. नमस्ते बेटा। पिछले क्लास में हम लोग केमिकल कैलकुलेशन पर बात कर रहे थे, जिसको हम स्टोइचियोमेट्री भी बोलते हैं। मैंने बता दिया था कि यहाँ पर हम POAC रूल यूज करते हैं। उसी में कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, तब फिर हम लिमिटिंग रिएजेंट को पढ़ेंगे। जरा आइए ध्यान दीजिए। देखिए एक क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, 2 टन of an iron ore contains 94% by mass of Fe2O3. Calculate the mass of iron extracted from ore. देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि 2 टन ऑफ एन आयरन ओर, यानी ये आयरन ओर है और ये 2 टन है। 2 टन का मतलब हो गया 2000 kg। 2 टन का मतलब क्या हुआ? 1 टन इज 1000 kg एंड 2 टन इज 2000 kg। और कह रहा है कि कंटेन्स 94% बाय मास ऑफ Fe2O3, यानी इसी आयरन ओर में ये Fe2O3 94% है बाय मास। 94% बाय मास है। इसका क्या मतलब हुआ कि 100 kg में 94 kg है, जबकि मेरे पास और है कितना? 200 kg। तो इसलिए Fe2O3 का मास कितना होगा? 2000 इंटू 94 अपॉन 100। तो ये Fe2O3 का मास हो गया इतना kg। मुझसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर, यानी हम इस ओर से यदि आयरन को अलग कर लें, किसको अलग कर लें? आयरन को अलग कर लें। देखिए, तो इसका मास पूछ रहा है कि ये कितना केजी होगा। कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर से यदि हम आयरन को अलग करें तो उस आयरन का मास कितने केजी के बराबर होगा। अब जरा सोचिए, हम इससे आयरन को अलग कर रहे हैं और इसी में Fe2O3 मौजूद है। इसका मतलब ये आयरन अलग कहाँ से कर रहे हैं? Fe2O3 से कर रहे हैं। अब आप बता दीजिए कि यहाँ पर आयरन एटम्स के जितने मोल्स होंगे, ऑब्वियसली आयरन एटम के मोल्स यहाँ भी उतने ही होंगे, यहाँ भी उतने ही होंगे। यानी जितना आयरन एटम का मोल्स यहाँ पर है उतने ही आयरन एटम का मोल्स यहाँ पर है। देखिए यही बात दिमाग में आना चाहिए। और जब ये बात दिमाग में आ जाए कि जितने कोई एटम यहाँ पर है उतने ही यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब है एटम का नंबर ऑफ मोल सेम है, अर्थात कंजर्व है। और इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। तो मुझे तुरंत यूज करना चाहिए POAC फॉर आयरन। क्या यूज करना चाहिए? आयरन के लिए POAC। और क्या लिखेंगे आयरन के लिए POAC? तो देखिए ये हमारा क्या है? मास है। तो इसलिए मुझे यदि हम इसे कैंसिल कर दें तो देखिए क्या मिलेगा? 20 इंटू 94 kg है। इसे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते ये ग्राम हो जाएगा। और फिर देखिए मास इन ग्राम में हो और उसे हम मोलर मास से डिवाइड कर देते तो क्या मिलता है? मोल्स। और हम आपको बता भी चुके हैं, यदि मोल नहीं दिया हुआ रहे तो आप उसे पहले मोल्स में बदलिए। तो हम इसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो आयरन का एटॉमिक वेट होता है 56 इंटू 2 112 हो गया, और 16 इंटू 3 48 हो गया। तो 112 और 48 किसके बराबर होगा? 160। ये मोलर मास हो गया। अब आप बताइए इसके क्या कहें? POAC रूल आयरन के लिए लगा है और इसके 1 मोल में 2 मोल आयरन है, तो इमीडिएट इंटू 2 जरूर करेंगे। ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा बात को। फिर इस एरो के बदले में इक्वल्स टू देंगे और फिर देखिए ये W kg है
तो इसे 10 टू दी पावर 3 कर दीजिए, ये ग्राम हो गया। और फिर देखिए इसके मोलर मास अर्थात इसका एटॉमिक वेट 56 होता है, तो 56 से डिवाइड कर देंगे, इनटू क्या कर देंगे 1। तो अब आप बता दीजिए 1 क्यों किया, तो यहाँ पर आयरन एटम के नंबर कितने के बराबर है 1 है, तो 1 कर दिया। अब जरा खुद से सोचिए कि यहाँ से यदि अननोन है वो क्या है अननोन, देखिए W, तो क्या हम यहाँ से W निकाल सकते हैं कि नहीं, और W का यूनिट क्या होगा बोलिएगा kg। W का देखिए W का आगे यूनिट क्या लिखा हुआ है kg, तो यहाँ से हम W निकाल लेंगे और इसका जो आंसर होगा वो kg। हम समझते हैं ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। मेरा मकसद है आपको POAC को समझाना। देखिए क्यों POAC यहाँ यूज किया, क्योंकि मुझे ये मालूम था कि इसी का आयरन यहाँ पर है, तो इसलिए दोनों जगह आयरन एटम के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, सेम होंगे। और जब जब ऐसा लगे तो मुझे क्या यूज कर देना है, एटॉमिक कंजर्वेशन का प्रिंसिपल्स ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन ऑफ आयरन। समझ चुके हैं बात को। आइए और लिखते हैं, आइए पहले कुछ सवाल बनाते हैं, सीखेंगे कुछ चीजें हैं जो न्यूमेरिकल से ही सीखी जाती है। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम आपके सामने रख रहे हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास of P2O5 present in 66% pure sample of NH4 whole 3 PO4। ध्यान दीजिएगा बात को, मुझे क्या कहा गया है कि मेरे पास हटा दें इसे, मेरे पास देखिए एक सैंपल है। ये सैंपल क्या चीज का है, सैंपल NH4 whole 3 PO4 का सैंपल है। यानी इस सैंपल में मौजूद है NH4 whole 3 और PO4, ये मौजूद है इस सैंपल में। मुझसे कह रहा है इस सैंपल में इसकी प्यूरिटी कितनी है 66%, यानी ये 100 ग्राम का सैंपल है, तो इसमें ये कितना ग्राम है 66 ग्राम, ये दिया हुआ है। जरा सोचिए अब आप क्या करेंगे, मुझसे पूछ रहा है P2O5 का परसेंटेज कितना है, किसमें, इस सैंपल में, प्रेजेंट इन इतना ग्राम ऑफ सैंपल, इतना परसेंट ऑफ प्योर सैंपल। तो अब आप बता दीजिए इस सैंपल में P2O5 का परसेंटेज, यानी मुझे इस सैंपल में P2O5 का परसेंटेज बताना है। जैसे मैंने मान लिया कि ये P2O5 X% है, देखिए तो ऑब्वियसली है कि इसी सैंपल में ये है और इसी सैंपल में P2O5 है, इसका मतलब है P2O5 इसी में मौजूद है। देखिए अब आप जरा सोचिए, मुझे यह समझना है कि POAC, इसी के लिए सवाल केवल लिखा हुआ है, POAC हम किसके लिए यूज करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर फास्फोरस और ऑक्सीजन का रेशियो 1:4 का है, यानी 2:8 का है। किसका रेशियो है, 2:8 का है, जबकि यहां पर फास्फोरस और ऑक्सीजन का रेशियो 2:5 का है। यानी इसका मतलब यदि 2 फास्फोरस वहां जाता है तो ऑक्सीजन केवल 5 जाता है, जबकि है यहां पर कितना 8। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि सारा ऑक्सीजन यहां नहीं है, बल्कि सारे फास्फोरस वहां पर है। नहीं, फिर से सुनिएगा बात को, मैंने क्या कहा, यहां पर देखिए 1:4 अर्थात 2:8 का रेशियो है फास्फोरस और ऑक्सीजन का इस सैंपल में, यानी इसमें NH4 whole 3 PO4 में। जबकि P2O5 में फास्फोरस और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 2:5 का है। इसका मतलब साफ स्पष्ट हो गया कि यहां से यदि 2 फास्फोरस यहां जाता है तो इसका केवल 5 ऑक्सीजन ही जाता है, जबकि यहां पर ऑक्सीजन है कितना 2:8 का रेशियो है, 8 है, तो इसका मतलब 3 ऑक्सीजन यहां नहीं गया। तो इसलिए ऑक्सीजन एटम का नंबर ऑफ मोल दोनों जगह सेम नहीं होगा, लेकिन फास्फोरस एटम का नंबर ऑफ मोल दोनों जगह क्या रहेगा, सेम। इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, POAC फॉर फास्फोरस यूज कर लेना चाहिए। क्यों यूज किया, समझ रहे बात को। अब आप देखिए यदि इसका मॉलिक्यूलर वेट जो आप निकाल सकते हैं
मॉलिक्यूलर वेट यदि m1 है और इसका मॉलिक्यूलर वेट m2 है, मान लीजिए, आप अपने से निकाल लेंगे, आप निकाल सकते हैं इन चीजों को। अब आप देखिए, यानी ये इस हमको पूछा गया है कि परसेंटेज बाय मास ऑफ P2O5 इन अ सैंपल, यानी 100 ग्राम के सैंपल में P2O5 x% है, अर्थात 100 ग्राम के सैंपल में ये कितना ग्राम है, x ग्राम है। अब आप बता दीजिए, ये 66 में इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे, यानी किससे डिवाइड कर देंगे, m1 से, मोल्स हो गया। और बताइए फास्फोरस के लिए पीओसी रूल है, तो फास्फोरस के नंबर यहाँ पर है कितना, 1 इज इक्वल टू, अब आप बताइए ये x ग्राम है और इसे इसके मोलर मास यानी m2 से डिवाइड करेंगे, देखिए डिवाइड कर देंगे इनटू, यहाँ पर फास्फोरस के नंबर कितने हैं, 2। अब आप बता दीजिए इस एक्सप्रेशन से भी क्या हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे, देखिए दो एटम था, लेकिन हमने कैसे तय कर लिया कि पीओसी फास्फोरस के लिए लगाएंगे, इन्हीं चीजों पर ध्यान देना है। फिर से देखिए, हम एक बार बता रहे हैं, यहाँ पर फास्फोरस और ऑक्सीजन का रेशियो 1:4 का है, जबकि यहाँ पर फास्फोरस और ऑक्सीजन का रेशियो 2:5 का है। तो यहाँ पर भी 2:2 के टर्म में लिखेंगे तो 2:8 हो जाएगा। देखिए, तो यानी 2 फास्फोरस यहाँ गया, तो साथ में यहाँ 8 ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन गया कितना, 5। इसका मतलब सारा ऑक्सीजन नहीं गया, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ऑक्सीजन एटम का नंबर ऑफ मोल दोनों जगह सेम है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि फास्फोरस का नंबर ऑफ मोल्स दोनों जगह क्या है, सेम है। इसलिए मैंने पीओसी रूल लगा दिया फास्फोरस के। जब पीओसी रूल लगाते धीरे धीरे ये हैबिट में बदल जाना चाहिए कि यदि कभी भी किसी भी का मास दिया जाए, मोल नहीं हो, तो उसे फटाफट आप मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसका मॉलिक्यूलर वेट m1 है, इसका निकाल सकते हैं आप, मॉलिक्यूलर वेट m1 है, m1 से डिवाइड कर देंगे, इनटू क्या करेंगे, फास्फोरस के नंबर 1 है, इनटू 1, और इस एरो के बदले में इक्वल्स टू दे दिया। अब आइए यहाँ पर इसका यदि सैंपल 100 ग्राम का है तो ये x ग्राम होगा, तो x में इसके मोलर मास m2 से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स होगा, और यहाँ पर फास्फोरस के नंबर कितने हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बता दीजिए, यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, और x का जो भी वैल्यू आएगा वो सैंपल के 100 ग्राम में यही क्या कहलाएगा, परसेंटेज। ध्यान दीजिएगा बात को, आप कर सकते हैं कैलकुलेट, समझ रहे हैं इन चीजों को। आए छोटे छोटे सवाल होते हैं, समझना है इन चीजों को। देखिए एक और सवाल पर आइए, जरा गौर करें। A mixture of NaCl and NaBr repeatedly digested with sulfuric acid, repeatedly digested with sulfuric acid to produce Na2SO4 of mass precisely the same as the mass of mixer। फिर से देखिए सवाल को समझिएगा। कह रहा है कि a mixture of NaCl and NaBr repeatedly digested with sulfuric acid to produce Na2SO4 of mass precisely the same as the mass of mixer। calculate the percentage by mass of NaCl in the mixer। मिक्सर में NaCl का मास कितना है, यानी क्या कह रहा है जरा समझिएगा। ये NaCl और ये NaBr का मिक्सर, देखिए एक लाइन खींच दिया, कॉमा दे दिया, इसका मतलब हो गया कि ये एक मिक्सर है। इस मिक्सर को रिपीटेडली डाइजेस्टेड विद सल्फ्यूरिक एसिड। इसका मतलब है कि सल्फ्यूरिक एसिड से हम बार बार डाइजेस्ट करते हैं। यू मीन कि सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेस है या लिमिटिंग है, तो ऑब्वियसली हम किसी चीज का इस्तेमाल बार बार तभी कर सकते हैं जब वो मेरे पास इनफ हो। तो इसीलिए ये कह सकते हैं कि ये क्या है, एक्सेस है। और इसके रिएक्शन से क्या बन रहा है, Na2SO4 बन रहा है।
मुझे कह रहा है कि Na2SO4 का जो मास है वो प्रिसाइजली द सेम, यानी बिल्कुल सेम है, किसके मास के बराबर है, इस मिक्सर के, प्रिसाइजली द सेम एज द मास ऑफ मिक्सर, यानी मिक्सर का मास जितना होगा, यदि मान लीजिए कि ये x ग्राम है और ये y ग्राम है, तो मिक्सर x प्लस y ग्राम के बराबर का होगा। देखिए, तो ऑब्वियसली ये भी x प्लस y ग्राम के बराबर का होगा, प्रिसाइजली द सेम एज द मास ऑफ मिक्सर। मुझे कह रहा है, साथ ही कह रहा है कि मुझे कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ NaCl इन मिक्सर, यानी मुझे क्या निकालना है कि 100 ग्राम के मिक्सर में NaCl का मास कितना है। अर्थात हम यदि इस मिक्सर के मास को 100 ग्राम मान लें, मिक्सर के मास को कितना मान लें, 100 ग्राम मान लें, तो ऑब्वियसली ये भी 100 ग्राम का हो जाएगा। तो मुझे पता करना है कि इस मिक्सर के 100 ग्राम में NaCl कितना ग्राम है, तो यानी मान लिया x ग्राम, यानी मुझे x का वैल्यू निकालना है। अब हम क्या करेंगे जरा सोचिए। अब देखिए ये एक्सेस है, आपको क्या लगता है इसका सारा सल्फर यहाँ गया है या नहीं, तो कहिएगा नहीं, क्योंकि ये एक्सेस है, इसका मतलब सबका सब ये रिएक्ट नहीं किया है, यानी ये बचा हुआ है, तो इसका सारा सल्फर यहाँ पर नहीं गया है। और यदि ये बचा हुआ है तो ये पूरी तरह से कंज्यूम हो रखा है, इसका मतलब है कि इसका सारा सोडियम यहाँ पर गया है। इसलिए मुझे POAC रूल किसके लिए यूज करना चाहिए, जल्दी बताइए। तो हम सोडियम के लिए POAC रूल यूज करेंगे, तो POAC फॉर क्या यूज करेंगे, सोडियम। अब जरा ये कैसे यूज करेंगे यही समझना है। तो देखिए ये x ग्राम है, तो x अपॉन, देखिए ये x NaCl का मास है, तो NaCl के मोलर मास से हम इसे डिवाइड कर देंगे, तो NaCl का मोलर मास कितना हो गया 58.5। और देखिए Na के लिए POAC रूल लगा रहे हैं, तो Na की संख्या यहाँ पर कितना है 1, तो इनटू कर देंगे 1। देखिए Na यहाँ भी है तो इमीडिएट प्लस कर दीजिए, और ये NaBr है और ये y ग्राम है, तो y में इसके मोलर मास, Br का एटॉमिक वेट होता है 80 और ये है 23, 80 और 23 कितना हो जाएगा 103, तो 103 से डिवाइड कर दिया, ये मोल्स हो गया, और इनटू यहाँ भी सोडियम के नंबर कितने हैं 1। अब देखिए यहाँ सोडियम है ही नहीं, एरो जैसे ही क्रॉस करेंगे इक्वल्स टू यूज करेंगे। देखिए ये कितना ग्राम है 100 ग्राम है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसके मोलर मास देखिए 23 इंटू 2 46 और 32 और 48 90 कर दीजिए, ये 96 होगा और 46 हो जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 142। और देखिए इसमें सोडियम के नंबर कितने हैं 2, तो आप बता दीजिए x और y के टर्म में बताइए। मेरे पास एक इक्वेशन ये हो गया कि नहीं। दूसरा इक्वेशन आपके पास यहाँ पर साफ दिख रहा है कि ये मिक्सर x प्लस y ग्राम के बराबर है, और मिक्सर को मैंने कितना ग्राम मान लिया है, मुझे बोलिए, चूंकि मुझे परसेंटेज पूछ रहा है, तो 100 ग्राम में कितना ग्राम है ये पूछ रहा है, तो हम मिक्सर का मास कितना ले लेंगे 100 ग्राम। तो इसीलिए हम दूसरा इक्वेशन लिख सकते हैं कि x प्लस y इक्वल टू 100। अब आप बताइए, यदि मेरे पास ये दो इक्वेशन x और y के टर्म में है, तो क्या हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। इसलिए आंसर यहाँ से दोनों को सॉल्व कर लेंगे, और परसेंटेज बाय मास ऑफ NaCl इन मिक्सर जो होगा वो कितना परसेंट हो जाएगा, बोलिए x%। x यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। समझ रहे हैं बात को, आज मिटा रहे हैं इसे। देखिए गौर करिए, एक और क्वेश्चन पर आइए, समझिए सबको ध्यान से। क्वेश्चन से सीखना है, जितना क्वेश्चन बनाइएगा उतना ज्यादा बात स्पष्ट होगा, क्लियर होगा। देखिए 4.9 ग्राम ऑफ KClO3 on heating loses its mass by 0.384 ग्राम। कह रहा है कि 4.90 कर दीजिए, 4.90 ग्राम KClO3 on heating loses its mass by 0.384 ग्राम। उससे कहा जा रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज by mass of KClO3 decomposed
कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ KClO3 डिकम्पोज। देखिए आप सबको पता है कि KClO3 यदि डिकम्पोज करता है तो ये KCl और O2 में बदलता है, O2 यही गैस बन करके बाहर निकलता है। जैसे मेरे पास सपोज कर लीजिए ये चौक है और इसका मास सपोज कर लीजिए 10 ग्राम है। इस चौक को हम देखिए डिसोसिएट किया तो दोनों ही पीस मेरे ही हाथ में है। इसका मतलब है दोनों का मास अभी भी 10 ग्राम ही होगा। चौक के नंबर जरूर बढ़ गए परंतु इसका मास कितना ग्राम होगा, 10 ग्राम। लेकिन यदि ये इसमें से एक पीस मेरे हाथ से निकल जाता है तो बताइए इसका मास जो होगा वो 10 ग्राम होगा या 10 ग्राम से कम होगा? 10 ऑब्वियसली 10 ग्राम से कम होगा। इसका मतलब है कि इसके मास में कमी आई। क्यों कमी आई? क्योंकि यहाँ से कुछ पार्टिकल्स जो है वो बाहर निकल गया, स्केप कर गया। स्केप होने के कारण मास में कमी हो गई। तो अब आप बताइए KClO3 डिकम्पोज करता है, यदि ये दोनों वेसल से बाहर नहीं निकलता है तो क्या मास में कमी होगी? लेकिन मास में कमी हो रही है। यहाँ स्पष्ट कर रहा है कि हीटिंग लूजेज इट्स मास। इसका मतलब मास में कमी हो रही है। तो कमी होने का कारण क्या होगा? स्केप होना। स्केप कौन हो रहा है? ऑक्सीजन। तो इसी ऑक्सीजन के बाहर निकलने के कारण मास में कमी हो रही है। अब आप बताइए मास में कमी कितने की हो रही है? 0.384 ग्राम की। इसका मतलब है कि 0.384 ग्राम किसका मास होगा? ऑक्सीजन का मास होगा। जबकि KClO3 आपने कितना लिया है? 4.90 ग्राम। लेकिन देखिए गौर करिए, कह रहा है मुझसे पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ KClO3 डिकम्पोज्ड। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि सारे KClO3 डिकम्पोज्ड किए हैं या नहीं किए हैं? सारा KClO3 डिकम्पोज्ड नहीं किया है। इसका मतलब कुछ KClO3 डिकम्पोज्ड किया है। जैसे हम कह दें, सपोज कर लीजिए कि पढ़ने वाले कितने परसेंट बच्चों ने मेडिकल एग्जाम को क्रैक किया है, पास किया है। इसका मतलब सारा पास किया है या सारा नहीं किया है? सारा नहीं किया है। उसी तरह से ये लैंग्वेज है, जरा समझिएगा। पूछ रहा है KClO3 का कितना परसेंट डिकम्पोज किया है। इसका मतलब है कि सभी KClO3 का डिकम्पोजिशन नहीं हुआ है। तो इसका मतलब हम तुरंत मान लेंगे कि लेट X% KClO3 डिकम्पोज्ड। KClO3 कितना परसेंट डिकम्पोज किया है? X%। इसका मतलब है कि जो KClO3 डिकम्पोज किया, तो कितना डिकम्पोज किया KClO3? तो 4.90 इंटू X% यानी X/100। 4.90 इंटू X/100 इतना ग्राम KClO3 डिकम्पोज किया। और जो डिकम्पोज किया उसी का ऑक्सीजन बाहर निकला यानी 0.384 ग्राम ऑक्सीजन बाहर निकला। यानी एक बात तय है, ये वो KClO3 है जो डिकम्पोज्ड किया है। समझिएगा बात को। और जो डिकम्पोज्ड किया है उसी का सारा ऑक्सीजन यहाँ है। इसका मतलब है ऑक्सीजन एटम का नंबर ऑफ मोल्स दोनों जगह क्या रहेगा? सेम। सो वी हैव टू अप्लाइंग द POAC रूल फॉर ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन एटम का नंबर ऑफ मोल दोनों जगह क्या रहेगा? सेम। इसलिए मुझे यूज करना चाहिए POAC फॉर ऑक्सीजन। आप जरा देखिए कि 4.90 इंटू X/100। देखिए ये मास है और वो ग्राम में ही। ऑब्वियसली मोल्स में यदि नहीं होता है तो मैंने क्या कहा है कि हम उसे मोल्स में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? तो हम उसी के मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। तो KClO3 का मोलर मास है कितना? 122.5 यानी 39, 35.5 और 16 इंटू 3 48। सबको सम कर देंगे कितना होगा? 122.5। और अब बताइए ऑक्सीजन के लिए POAC रूल लगा है तो इसके 1 मोल में ऑक्सीजन एटम का नंबर है कितना? 3 इज इक्वल टू, अब जरा आइए, ये 0.384 ग्राम ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के मोलर मास से डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स और इसमें ऑक्सीजन एटम के नंबर है कितने? 2। देखिए गौर करिएगा बात को। अब आप बता दीजिए कि यहां से यही अब इसे कैलकुलेट करके क्या हम इस x का वैल्यू निकाल लेंगे कि नहीं? और इसी x को हम लोग कहेंगे कि परसेंटेज बाय मास ऑफ KClO3 डिकम्पोज। तो कितना परसेंट KClO3 डिकम्पोज किया है? X%। जैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ रहे हैं इन चीज़ों को? आइए एक और बात पर ध्यान दीजिए, एक और सवाल पर डिस्कस करते हैं, फिर हम लिमिटिंग रिएजेंट की बात करेंगे। A mixture of CaCO3 and MgCO3
on heating for long time, on heating for long time loses its mass by 50%. देखिए ध्यान दीजिएगा बात को, हमसे कहा रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मिक्सर। देखिए आपको पता है, इतना पता है, जैसे ध्यान दीजिएगा ये CaCO3 है, इसे यदि आप हीट दीजिएगा ये CaO ये सॉलिड और CO2 गैस बन करके बाहर निकलता है। MgCO3 है, ये आपको पता है, इसे भी यदि हीट देते हैं तो ये MgO सॉलिड और ये CO2 गैस बन करके बाहर निकलता है। अब आप बताइए, अब मेरे पास ये मिक्सर है, ये दोनों का ये मिक्सर है और काफी लंबे समय के लिए हम दोनों को हीट देते हैं, तो वेट में लॉस किसके कारण होगा? तो ऑब्वियसली इसी कार्बन डाइऑक्साइड के बनने और बाहर निकलने के कारण होगा। ये बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि मेरे पास MgCO3 और CaCO3 का ये मिक्सर है और मुझसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मिक्सर, यानी यू मीन मुझसे पूछा जा रहा है कि 100 ग्राम के मिक्सर में MgCO3 कितना ग्राम है और CaCO3 कितना ग्राम है, तो हम मान ही लेंगे कि ये मिक्सर 100 ग्राम का है, ये मान लिया। से देखिए, और इस 100 ग्राम के मिक्सर में MgCO3 x ग्राम है और ये y ग्राम है, ये ऐसा मान लिया। अब आप बता दीजिए, इसी को लंबे समय तक इस मिक्सर को हीट देंगे तो क्या बाहर निकलेगा? बाहर क्या निकलेगा? एस्केप क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जिसके एस्केप जो करता है उसी के कारण मास में कमी होती है, इसलिए यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, ये गैस बन करके बाहर निकलेगा। और कह रहा है मास में कमी कितने की हो रही है? 50% की, यानी 100 ग्राम को जब हम हीट देते हैं तो 50 ग्राम वहां से क्या होता है? एस्केप कर जाता है। क्या एस्केप करेगा ये आपको पता चल चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए इस कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास होगा वो कितना ग्राम होगा? 50 ग्राम। अब आप खुद ही सोचिए, देखिए इसका सारा कार्बन यहाँ पर है, इसका सारा कार्बन यहाँ पर है, लेकिन क्या इसका सारा ऑक्सीजन यहाँ पर है? नहीं। देखिए ऑक्सीजन यहाँ भी है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि कार्बन के लिए हम POAC रूल लगा सकते हैं, परंतु ऑक्सीजन के लिए POAC रूल यूज नहीं कर सकते। समझ रहे हैं चीजों को क्यों ऐसा कहा? ऐसे भी देखिए कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:3 का है, अभी बताया था। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2 का है। इसका मतलब है कि सारा कार्बन यदि वहां जाता है तो सारे ऑक्सीजन वहां पर नहीं जाते, इसलिए हम ऐसे स्थिति में POAC रूल किसके लिए यूज करेंगे? तो हम कार्बन के लिए यूज करेंगे। जरा आइए यूज करते हैं, और मुझे निकालना क्या है? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मिक्सर, यानी 100 ग्राम में मुझे बताना है MgCO3 कितना ग्राम है और CaCO3 कितना ग्राम है। तो देखिए एक इक्वेशन तो मेरे पास पता है, इस दोनों का मास यदि x ग्राम और y ग्राम है और टोटल मास हम 100 ग्राम लिए हैं, तो एक इक्वेशन तो कह सकते हैं कि x + y = 100। देखिए एक इक्वेशन ये होगी, एक और इक्वेशन x और y के टर्म में मुझे पता चल जाए तो हम इस सवाल को बना ले सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब जरा आइए यहाँ ध्यान दीजिएगा बात को, ये कार्बन और यह कार्बन दोनों के दोनों यहाँ पर हैं, इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे POAC फॉर कार्बन, कार्बन के लिए POAC। अब देखिए ये x ग्राम है, इसे 84 से डिवाइड कर देंगे, इसका मोलर मास हो गया 24 और 12 और 48 60 और 24 84 हो गया। और यहाँ पर कार्बन के नंबर कितने हैं? 1 × 1 कर देंगे, प्लस यहाँ भी कार्बन है, इसलिए y अपॉन इसका मोलर मास देखिए ये 60 हो गया और इसका एटॉमिक वेट 40, 60 और 40 कितना हो गया? 100। और इनटू क्या कर देंगे? यहाँ पर भी कार्बन के नंबर 1 है, इनटू 1 कर देंगे इज इक्वल टू, अब आप बताइए ये 50 ग्राम है, इसके मोलर मास 44 से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा और इनटू क्या कर देंगे? 1। अब आप बता दीजिए कि मुझे x और y के टर्म में एक इक्वेशन यहाँ मिल चुका है, तो इसलिए परसेंटेज बाय मास ऑफ MgCO3 कितना हो जाएगा? अब यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे x, तो x% होगा, परसेंटेज बाय मास ऑफ
CaCO3 कितना होगा, तो ये y यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, तो y%। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की मदद से, 1 और 2 की मदद से हम x और y का वैल्यू निकाल लेंगे, जो आप कर सकते हैं, वही मेरा आंसर बन जाएगा। देखिए इतनी सवाल पर हम बात किए हैं ताकि आप POSC को समझ सके। हम समझते हैं कि बहुत हद तक आप समझ चुके हैं। रेगुलर क्लास जब होता है उसमें काफ़ी समय होता है, तो उसमें हम लोग काफ़ी डिटेल्स में और भी सवाल बनाते हैं, लेकिन आप फिलहाल इतना भी यदि तैयार रखते हैं तो आपके इस एग्ज़ाम में काम चल सकता है। ठीक है, देखिए हम बात करने जा रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट का। देखिए क्या बात करने जा रहे हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट पर हम बात करने जा रहे हैं। देखिए लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिट का मतलब क्या होता है, जो सीमित मात्रा में। जैसे सपोज कर लीजिए आपको 5 नोटबुक की जरूरत है, एक नोटबुक का कीमत है 100 रुपीज़, तो आपको जरूरत कितने का है, 500, और आपको आपके पास रुपया है सपोज कर लीजिए 400, तो इसका मतलब है रुपया आपके पास क्या हो गया, सीमित हो गया। तो यही चीज लिमिटिंग का मतलब होता है सीमित, जो आवश्यकता से जितनी जरूरत है उससे यदि कम है तो वो क्या कहलाएगा, लिमिटिंग, यानी वो कहलाएगा सीमित है। यही चीज मुझे पता करना है कि यदि कोई भी किसी भी रिएक्शन में 2 और मोर रिएक्टेंट होते हैं और उस रिएक्टेंट के मास, मोल, वॉल्यूम, प्रेशर में से कोई भी चीज, सभी रिएक्टेंट का यदि दिया हुआ है, तो वैसे स्थिति में कोई ना कोई एक रिएक्टेंट होगा जो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएगा, और जो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएगा हम उसी रिएक्टेंट को कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। यानी फिर से ध्यान दीजिएगा बात को, कहता है कि इफ a reaction has 2 or more reactant, has 2 or more reactant of given mass or mole or volume or pressure, then the reactant which used up completely called limiting reagent, हम उसे क्या कह बैठेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे सपोज कर लीजिए हम बोलते हैं A प्लस 2B से 3C प्लस D, ये रिएक्शन है सपोज कर लीजिए। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि A और 2B ये रिएक्शन करके 3C और D, यानी 1 मोल A रिएक्ट करेगा 2 मोल B से, तो 3 मोल C और 1 मोल D बनेगा। जैसे मुझे मान लीजिए T=0 पर यदि ये 2 मोल है और ये मेरे पास 3 मोल है, देखिए 2 रिएक्टेंट हैं और उस दोनों के मोल्स दिए गए हैं, तो मुझे ये पता करना है कि इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, ये मुझे तय करना है, व्हिच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो कैसे तय करेंगे, तो जरा देखिए कि ऐसे सोच करके भी कर सकते हैं। 1 मोल के रिएक्शन करने के लिए 2 मोल चाहिए, 1 मोल A को रिएक्ट करने के लिए B का कितना मोल चाहिए, 2, तो 2 मोल को रिएक्ट करने के लिए कितना मोल चाहिए, 4, और है मेरे पास कितना मोल, 3। 1 मोल A को रिएक्ट करने के लिए B का कितना मोल चाहिए, 2 मोल, तो 2 मोल A को रिएक्ट करने के लिए B का कितना मोल चाहिए, 4 मोल चाहिए, मुझे 4 मोल रिक्वायर्ड है 4 मोल का, जबकि मेरे पास है कितना मोल, 3 मोल। इसका मतलब है कि लिमिटिंग रिएजेंट इज B हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। इसी को अब हमेशा इतना यूनिटरी मेथड यूज करके नहीं सोचते, अब हमें इसको हम थोड़ा शॉर्टकट से बताते हैं। करेंगे क्या कि देखिए ये 2 मोल्स है, तो ऐसे 2 लिख दीजिए, और इस रिएक्टेंट की स्टिचियो, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा बात को, और रिएक्टेंट की स्टिचियोमेट्री 1 है, तो इसे 1 से डिवाइड कर दीजिए, इसके ऊपर करेंगे, रिएक्टेंट के ऊपर करेंगे। अब आप बता दीजिए कि ये इसका 3 मोल है और इसकी स्टिचियोमेट्री कितनी है, 2, देखिए 2 से डिवाइड कर दिया। अब बता दीजिए ये 2 हो गया, ये 3/2 यानी 1.5 हो गया, इसका मतलब ये बड़ा है, तो छोटा कौन हो गया, ये स्मॉलर है, ये स्मॉलर है,
और जब ये स्मॉलर है तो स्मॉलर किसके कॉरस्पॉन्डिंग में बी का, तो इसलिए हम लिमिटिंग रिएजेंट को क्या कर बैठेंगे बी। और अब ये लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं ये बात मुझे समझ में आ गया। अब सवाल ये उठता है कि हम इसका इस्तेमाल, कोई भी सवाल यदि पूछा जाए जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो, उसकी मास, मोल, वॉल्यूम, प्रेशर दिया गया हो, तो और उससे संबंधित कभी कोई सवाल होगा तो हमें खुद ही समझ लेना है कि वह सवाल लिमिटिंग रिएजेंट का है, और हम यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो बी इज लिमिटिंग रिएजेंट। समझ रखें बात को। हम इसी पर और भी, अब इस पर सवाल कैसे होता है इसकी हम जिक्र करेंगे, अगले क्लास में बात करेंगे, ठीक है। हम अगले क्लास में लिमिटिंग रिएजेंट पर काम करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल बनाएंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन पर। ओके, थैंक यू।